हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो हम जितने भी एलिमेंट्स हमारे आसपास होते हैं या फिर जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वैसे तो तीन होता है, एक मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। पर वैसे हम कह रहे हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में जनरली इनको क्लासीफाई किया जाता है। तो उसके बाद आ जाता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है कि वो एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इसमें किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जैसे सोडियम के पास, तो वो क्लोरीन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन कम है अपने स्टेबल होने से। तो वो दोनों एक दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन जो है सो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो उसके बाद दोनों जो है सो स्टेबल हो जाएंगे और ये एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। वैसे बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद वो जनरली सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। ठीक है, और इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि उनके बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर जब इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो ब्रिटल होता है, जो कि पीसेस में ब्रेक होता है, पर फिर भी अपना बॉन्ड नहीं ब्रेक करता है। ये सबसे मेन रहता है। जैसे हमारे इधर सॉल्ट होता है, तो आप सॉल्ट को जो है सो अगर देखे होंगे तो एक रॉक जैसा रहता है, रॉक सॉल्ट। तो उसको पत्थर जैसा रहेगा, तो उसको हम प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो वो ब्रिटल होता है, इस कारण से वो टूट करके पीसेज में हो जाएगा। पर वो जो है सो इंडिविजुअली जो पार्टिकल आप देखिएगा तो उस हिसाब से वो रहेगा एकदम इसकी तरह, बॉन्ड अपना नहीं तोड़ता है। तो ये इसी के कारण होता है, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, फिर आ जाता है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, वो बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होता है। जैसे कि आप सोडियम को ही देखिएगा, ये सोडियम क्लोराइड को, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई है, वो इतनी जल्दी ये मेल्ट नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। तो ये आयनिक बॉन्ड जो है सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट इन मोल्टेन स्टेट। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जो फ्री चाहिए, पासेज होने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, तो मॉलिक्यूल्स का जैसे ये सॉलिड स्टेट में काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रहता है ना, तो टाइटली पैक्ड रहता है, तो उसमें जाने में प्रॉब्लम होगी। इसी कारण ये मोल्टेन स्टेट में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फिर आ जाता है बात हमारा एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो इस एक्टिविटी सीरीज में कुछ ऐसा नहीं, बस इतना ही बताना है कि कुछ जितने एलिमेंट्स जो हम जनरली यूज़ करते हैं हमारे आसपास में, उनके बारे में दिया हुआ है। तो जैसे एक आ जाता है, इस तरह से देख सकते हैं, जिसमें KNaCl Mg Al Zn FePbH और CuHgAgAu, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस हो गया आपका आयरन, फिर उसके बाद फिर Pb हो गया लीड, और H हो गया हाइड्रोजन, फिर उसके बाद कॉपर, Hg हो गया आपका मरकरी, फिर Ag हो गया सिल्वर, उसके बाद हो गया आपका Au गोल्ड। ठीक है, तो ये जो चार होते हैं ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, जनरली रिएक्ट नहीं ही करता है। ठीक है, इसमें कॉपर को आप कहीं कहीं देखेंगे, कॉपर इसको क्या कहते हैं, मरकरी को, गोल्ड सिल्वर तो जनरली एकदम नहीं रिएक्ट करता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा ये
मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं कुछ कुछ, और मोस्ट रिएक्टिव होते हैं हमारे ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब मोस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो बस इतना ही है एक्टिविटी सीरीज़ में। इसको याद रखना होगा जैसे कि आपको कहीं भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो इसी के बेसिस पे होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को साइड कर देता है, मतलब उसके सॉल्ट सोल्यूशन में वो डिस्प्लेस हो जाता है। बस इतना ही है। उसके बाद फिर आएगा हमारा दूसरा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो जब मेटल्स को हम जैसे कुछ कुछ चीज़ों के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जैसे देखिए कि हम मेटल्स को जब बर्न करते हैं एयर में, तो जैसो ये मेटल के साथ ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है एयर में वो आता है और वो मेटल ऑक्साइड बना देता है। इसका एग्जांपल हो गया Cu प्लस O2 2CuO, मतलब 2C प्लस O2, तो ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रिएक्शन मेटल का विथ वाटर, उसमें भी वो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया 2K प्लस 2H2O गिव्स 2KOH प्लस H2, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा रिएक्शन विथ एसिड्स। तो मेटल को जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फॉर्म होता है हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, जैसे Cu और Cl2 बनता है हमारा। जब हम Cu प्लस 2HCl को रिएक्ट करवाएंगे तो Cu प्लस Cl2 प्लस H2 बनता है। ठीक है, और यहीं पे हम देख सकते हैं कि जैसे कॉपर का मतलब सॉल्ट बनेगा कॉपर क्लोराइड। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा रिएक्शन विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। ठीक, तो इसमें जब हम मेटल ए को हम रिएक्ट करवाएंगे अदर मेटल के सॉल्यूशन के साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जैसा हमारे कि मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल बी से, तो वो मेटल बी को हटा करके खुद आ जाएगा, जैसे Fe प्लस CuSO4, तो FeSO4 बन जाएगा और Cu हट जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे आप लोग भी देखते होंगे कि आप लोग के आसपास जो कोई बच्चे, कुछ बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा बॉन्ड बना देते हैं, मतलब तुरंत फ्रेंड बन जाते हैं किसी के भी। तो यही होता है कि जो ज़्यादा अच्छे से फ्रेंड बना पाता है तो फिर वो तुरंत डिस्प्लेस कर देता है उसके पुराने से पुराने फ्रेंड्स को भी। तो बस ये, और इसी के साथ जैसे होता है सबके साथ, आप लोग भी फील करते होगे अगर 3 फ्रेंड्स का जब भी ये होता है तो उसमें ऐसा फील होता होगा। अच्छा छोड़िए ये सब क्या आ रहे हैं, इस पे चलते हैं आगे, जो कि है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स हम देखेंगे कि इसका रिएक्शन जब ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ होता है तो क्या बनता है। तो जब केमिकल मतलब हम जब नॉन मेटल्स का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बनता है हमारा, जैसे नॉन मेटल हो गया एक कार्बन, तो कार्बन को जो हम नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मतलब कार्बन जो कि नॉन मेटल है उसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमारा CO2 बनता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये एक एसिडिक ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, तो वही होता है हमारा मतलब फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, फिर आता है हमारा रिएक्शन विथ वाटर। तो वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि वो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं करता है वाटर में। ठीक है, जैसे क्योंकि उन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन देने का, तो इलेक्ट्रॉन जो है सो कुछ भी ये लेन देन होता ही नहीं है उन दोनों में, इसी कारण। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा जब हम रिएक्शन करवाते हैं विद डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये भी जो है एसिडिक ऑक्साइड बनाता है,
मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ जो है सो हमारा रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें फिर वही होगा कि आपका मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा नॉन मेटल वो डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है रिएक्शन जो हम करवाते हैं क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन फॉर्मेशन में मतलब क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा आपका इसमें क्लोरीन के साथ रिएक्शन में, ठीक है। तो जैसे जब हाइड्रोजन को हम जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं H2Cl2, तो 2HCl बन जाता है जो मतलब क्लोराइड हो जाता है। फिर उसके बाद जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे देखिए H2 + S हो जाता है H2S, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारा अगला टॉपिक है फिर रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि जो आपका हाँ, तो जब मतलब रिएक्टिविटी जो है किसी एलिमेंट का वो क्या होता है, उसके टेंडेंसी को शो करता है कि वो कितना ज़्यादा मतलब जल्दी तो उसका जो टेंडेंसी है कंप्लीट करने का वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने का कितना जल्दी उसका टेंडेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एटम ऑफ मेटल जो है वो यूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी कारण वो कैटायन फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और वहीं पे एटम ऑफ नॉन मेटल गेन करता है इलेक्ट्रॉन, इसी कारण एनायन फॉर्म कर लेता है, ठीक। उसके बाद फिर आ जाता है कि अपोजिट चार्ज जो है सो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को और एक दूसरे को पकड़ के रखता है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है, जिससे कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सोडियम जो है सो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और Na+ बन जाता है, और क्लोरीन जो है सो अपना एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर देता है उसका दिया हुआ, तो Cl- बन जाता है। इसी कारण Na+ Cl- Ca हट करके NaCl बन जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, और इसी तरह से आपका मैग्नीशियम का भी होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और सब ये सब भी इसी तरह से आपका फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा इसका सबसे मेन टॉपिक जो कि है मेटलर्जी, जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कि जो एक्टिविटी सीरीज में नीचे में है जो कि मतलब लीस्ट रिएक्टिव है उन सबको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उनका अगर सल्फाइड के रूप में रहता है कॉपर सल्फाइड, तो उसको 3 ऑक्सीजन का मतलब मॉलिक्यूल दे रहे हैं O2 और हीट कर दे रहे हैं, तो वो जो है सो बन जाता है आपका कॉपर ऑक्साइड, और फिर ये SO2 बन जाता है, ठीक है। और इसी तरह से जब कॉपर ऑक्साइड रहता है तो फिर उसको हम CuS के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो बन जाता है हमारा 6 कॉपर का एटम और SO2 बन जाता है, ठीक। इस तरह से हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा जो बीच में है, तो बीच वाले के साथ हमेशा दिक्कत होता है, जैसे मिडिल क्लास में है कोई तो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा, तो यहाँ पे भी वही होता है, जो सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं को होता है। 2 प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है। अगर सल्फाइड है तो इसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एक्सेसिवली हीट किया जाएगा, जैसे कि रोस्टिंग होता है, इसी प्रोसेस का नाम है, जिसमें हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एक्सेसिवली जब हीट करते हैं तो उसी को रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है।
तो वो ZnO और SO2 बन जाता है। ठीक, फिर वहीं पे जब कार्बोनेट रहता है तो वहाँ पे हम कैल्सिनेशन करते हैं। जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब हम एक्सेसिवली हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और मेटल मतलब जिंक का ऑक्साइड फॉर्म हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है हमारा जो सबसे टॉप पे है, तो उनको कुछ नहीं मतलब उनका ये इलेक्ट्रोलिसिस करता है, जिसमें कैथोड पे जैसे अगर सोडियम क्लोराइड है तो इनको अगर करना मतलब उनमें से, तो यहाँ पे हम कैथोड पे डालेंगे सोडियम को और एनोड पे डालेंगे क्लोरीन को। तो ये सोडियम जो है सो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है सो गेन कर लिएगा कैथोड पे, और एनोड पे जो क्लोरीन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन मतलब वो 2 क्लोरीन का एटम होता है ना, क्योंकि क्लोरीन हमेशा 2 के इसमें एग्जिस्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन भी 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मतलब O2 के फॉर्म में जनरली। तो इसी तरह से क्लोरीन भी उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वो 2 एटम छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो इसी तरह से करके अपना दोनों क्लोरीन और ये सोडियम दोनों अलग हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये कोरोजन। तो कोरोजन जो है सो क्या होता है, मतलब जनरली कोरोजन को हम लोग भी फेस करते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि हमारा कोई मेटल जो है वो डिटेरिएट हो जाता है, मतलब ख़राब होने जो लगता है ना एक टाइम के साथ, जैसे आयरन में रस्टिंग हो जाता है या फिर और भी चीज़ें ख़राब होने लगते हैं, जैसे मेटल्स ख़राब हो जाते हैं, तो उसी को हम कोरोजन कहते हैं। ये क्योंकि केमिकल रिएक्शन के कारण होता है, तो हम इस तरह से दे सकते हैं कि डिटेरिएशन ऑफ मेटल्स एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, इसका एग्जांपल में देख सकते हैं कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन ऑफ सिल्वर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड, मतलब जब सिल्वर जो है सो ऐसे ही आप लोग भी यूज़ करते होंगे अगर सिल्वर, तो देखते होंगे कि एक टाइम के बाद वो काला हो जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि वो जो है सो सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है उसके ऊपर से, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, फिर दूसरा हमारा रिएक्शन ऑफ कॉपर। तो कॉपर जो हमारा क्या करता है, जब ये कोरोजन होता है ना, तो वो ग्रीन कोट फॉर्म कर लेता है, जिसको कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, CuCO3। ठीक है, तो ये भी मतलब हमारे इसको ख़राब कर देता है। फिर उसके बाद आयरन, ये तो सबसे कॉमन है, आप देखते भी होंगे जो कहीं भी कोई बिल्डिंग जो ख़राब होने लगता है, तो क्यों, क्योंकि आयरन का कोरोजन हो जाता है। तो आयरन क्या करता है, तो एक कोटिंग फॉर्म कर लेता है जो कि ब्राउन फ्लेयर की सब्सटेंस होता है, जिसको हम रस्ट कहते हैं। तो रस्टिंग हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन इसी कारण कहते हैं, क्योंकि रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, वो कोटिंग बना लेता है। और वो कुछ नहीं है, मतलब रस्ट जो है सो हाइड्रेटेड आयरन होता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, फिर इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो हम पेंटिंग करके, जैसे अगर विंडो सब पे भी कभी कभी आयरन का ये रहता है, तो वहाँ पे हम ये पेंटिंग जो करता है, तो एक तो अपना मतलब अच्छा दिखने के लिए जो है सो पेंटिंग तो किया ही जाता है, क्योंकि अपनी पसंद का पेंटिंग करते हैं, पर पेंटिंग के पीछे एक और रीज़न है कि वो बचाता है उसको कोरोजन से। ठीक है, फिर ऑयलिंग करते हैं, तो जैसे कोई मशीन सब में ऑयलिंग करते रहेंगे तो वो कोरोड नहीं होगा, नहीं तो बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी सब ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पे तो पेंट उतना करने जाएंगे नहीं, तो फिर तो वो ख़राब ही हो जाना। तो उसको बचाने के लिए ऑयलिंग ही किया जाता है। फिर उसके बाद ग्रीजिंग भी वही होता है, मतलब बड़ी बड़ी मशीनरी सब में किया जाता है, मतलब बड़े बड़े लोगों की बातें हैं ये, पर हाँ इससे कोरोजन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है, उसके बाद होता है गैल्वेनाइजेशन, और उसके बाद आप एलॉयज बना लीजिए, जो कि एलॉय का क्या हुआ, तो 2-3 मेटल को मिक्स कर दीजिए, मेटल या नॉन मेटल को, तो फिर आपका एलॉय बन जाता है। तो अब इसके बाद आ जाता है कि गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो प्रोसेस होता है ये जिसके थ्रू हम जो है सो कोटिंग कर देते हैं आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जिंक का।
तो जिंक का कोटिंग हो जाने के कारण वो पहले जिंक ख़राब होगा, उसके बाद आयरन ख़राब होगा, तो इससे लाइफ जो है सो इंक्रीज़ करता है और जिंक ज़्यादा जल्दी ख़राब होता नहीं है, इस कारण हम गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सबसे मतलब ये है कि उसके बाद क्या है एलॉय का। तो एलॉयज वो होता है मतलब होमोजीनस मिक्सचर, ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस हो गया, जिसमें पूरा होमोजीनस में इक्वली अमाउंट में पूरा मिक्स रहता है, मतलब टॉप टू बॉटम सेम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, तो उसी को कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब मेटल को आप दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मतलब एक मेटल का मिक्सचर होता है, जिसमें एक मेटल को आप दो या दो से ज़्यादा मतलब दो या दो से ज़्यादा का मिक्सचर होता है, जिसमें एक मेटल कंपलसरी है और उसके बाद दूसरा जो है सो दूसरा या दूसरे से ज़्यादा जितना होगा वो आपका मेटल या फिर नॉन मेटल दोनों हो सकता है। जैसे एग्जांपल में हो गया आपका स्टेनलेस स्टील, तो इसमें आपका ये काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, जिससे कि आपका रस्टिंग कभी नहीं होगा स्टेनलेस स्टील में, तो इस कारण से ये यूज़ होता है। फिर ब्रास हो गया, फिर ब्रॉन्ज, इस सब पे रस्टिंग नहीं होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा सबसे लास्ट टॉपिक अमलगम। तो ये एक होता है कि अगर किसी एलॉय में एक मेटल मरकरी है तब हम उसे अमलगम कहते हैं। ठीक है, तो सीधा याद रहे कि मरकरी अगर किसी एलॉय में है तो वो अमलगम हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। और बस ऐसे ही मतलब एकदम शॉर्ट में देख रहे हैं कि कितना अच्छा से हम एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को, इजी एक्सप्लेन हो गया इजीली। तो बस ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अच्छे वीडियोस के लिए बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले।